कंटेंट शुड कम टू यू ऑर्गेनिकली, इजीली फ्लो करना चाहिए, जो कंसिस्टेंटली आगे तक भी कर पाए। कि आपको उसके लिए ओवर मेहनत नहीं करनी पड़ रही। आपकी ऑथेंटिसिटी शुड बी देयर एंड वही आपकी नीश बनती है। यू आर योर नीश। प्रोडक्ट नहीं बेचना है उसे, आपको उसको एक इमोशन, एक फीलिंग, एक पार्ट ऑफ समथिंग बेचना है। नहीं यार, अभी तो आई फील मार्केटिंग इजी ही कर रहा है। अगर आप बिना अपनी बुद्धि लगाए एआई को कहीं भी यूज करोगे ना, वो बहुत एवरेज काम दे रहा है। ये मैंने देख लिया है। अमिताभ बच्चन को लीजिए, तो अमिताभ बच्चन ने अपनी वॉइस लाइसेंस कराई हो, तो वो उनकी आईपी है। अगर कोई क्रिएटर है, से राज शमानी अगर एक बहुत बड़ा क्रिएटर है, तो फिगरिंग आउट उसकी आईपी है जो उसने बनाई, और उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी। डिसेंट प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट है, लेकिन आपकी मार्केटिंग अच्छी है। और किसी का ग्रेट प्रोडक्ट है लेकिन मार्केटिंग पुअर है, तो जिसकी मार्केटिंग बेटर है वो विन करेगा आज की। कि आप पूरा एंड टू एंड ब्रांडिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग, सारा कुछ उनका एक डिपार्टमेंट में, आप समझ लीजिए एक डिपार्टमेंट का लोड ले लेते हैं, तब एआई डेफिनेटली आपको एजेंसी को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। सो इट इज अ टू एज स्वॉर्ड। आई थिंक इन्फ्लुएंसर से व्यूज आते हैं और सेल्स भी आती है। द ओनली थिंग इज कि आप यूज कैसे कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिर्फ पैसों वालों का गेम है। मिथ। हर ब्रांड सोशल मीडिया पर दिखना चाहता है, क्यों? ग्रो करने के लिए। लेकिन हर ब्रांड ग्रो नहीं कर पाती है। तो हम ब्रांडिंग के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा आईपीएस के बारे में, किसके साथ? इस फील्ड के एक्सपर्ट के साथ। आज हमारे साथ रोनित ठाकुर जी, जो कि बी रोलिंग मीडिया के थ्रू काफी सारी ब्रांड्स को स्केल अप करने में हेल्प किया है। तो रोनित जी, आपको रॉ माइक पर आकर कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी या कुलभूषण। सो बेसिकली मुझे तो यार अच्छा लग रहा है, वार्म स्टूडियो एंड एवरीथिंग। बाकी तो आपके साथ बातें करेंगे तो पता चलेगा कि कैसा लग रहा है। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, इन्फ्लुएंसर के थ्रू व्यूज ज्यादा बढ़ता है या फिर सच में सेल में भी वो मदद करता है? मैं एक्चुअली बात करूंगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, तो इन्फ्लुएंसर से व्यूज आते हैं और सेल्स भी आती है। दी ओनली थिंग इज कि आप यूज कैसे कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्राइटेरिया है कि आप अगर छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, डिपेंडिंग ऑन योर बजट्स, आप कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं, उसके बेसिस पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का रिजल्ट देखा जाता है। सो आपको ये देखना पड़ता है कि ये इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस क्या आपके बिजनेस की ऑडियंस से रिलेवेंट है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, कि अगर आपका बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है लेकिन आप बहुत मासी इन्फ्लुएंसर अगर ले लोगे तो वो मैच ढंग से होगा नहीं, राइट? सो वो गैप को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह का इन्फ्लुएंसर पिक कर रहे हो, वो कितना रेलेवेंट है आपकी ऑडियंस के लिए। और अगर उससे उस रेलेवेंस को हम अगर ध्यान से देखकर चलेंगे, तब वी कैन गेट सम रिजल्ट्स एंड डेफिनेटली सेल्स भी आती हैं। सम पीपल ऑब्वियसली यूज सम साइड ऑफ कूपन कोड्स भी। मेरा कूपन कोड यूज करके आप ये सेल्स ला सकते हैं, ये व्यूज ला सकते हैं। दैट ऑल्सो इज फाइन। बट आई थिंक अगर एक लार्जर लेवल पे एक अच्छा कैंपेन हो, राइट, और ट्रू अवेयरनेस आए, सो सेल्स भी आ सकती है। बट आई फील कि सेल्स को गोल बना के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। इट शुड बी डन एज अ प्योर ब्रांड बिल्डिंग एंड प्योर ब्रांड नैरेटिव एक्सरसाइज, कि आपको सबसे ज्यादा आईबॉल्स आए, और उससे सेल्स आने के चांसेस जरूर होते हैं, लेकिन वो इमीडिएटली नहीं आ जाएंगे। इट इज डन वन बाय वन। काफी लोगों का ये भी मानना है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है ना, वो सिर्फ जेनजी के लिए है। आपका क्या मानना है? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक एक अभी हमने आई थिंक एक कैंपेन किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉन्सिस, एक बहुत ही हमारा बेसिक जो साबुन होता है, आई थिंक सर्फ एक्सेल या उसका, और एक कोई इन्फ्लुएंसर था, ये उन्होंने यूट्यूब पे शॉट डाला था अपनी दादी के साथ, वो साबुन के अराउंड कंटेंट करते हुए। एचयूएल का कोई साबुन था, और वो यूट्यूब शॉर्ट पे वो वीडियो को आई थिंक 30-40 मिलियन व्यूज आ गए थे। और वो साबुन था, और वो बिल्कुल गांव का एक टियर 2 सेटअप की वीडियो थी, जिसपे 30-40 मिलियन आ गए थे। तो जेनजीज के लिए है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने जैसे पहले बोला कि आपकी ऑडियंस क्या है और उससे कौन सा इन्फ्लुएंसर रेलेवेंट है, उसको टाई अप करना बहुत जरूरी है एज अ ब्रांड। जैसे कि आप जो है इस फील्ड से हो, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, किसी इन्फ्लुएंसर से हमने कोई मार्केटिंग कराई, तो उसके साथ लॉन्ग टर्म हमें कॉन्ट्रैक्ट की तरह आगे और भी काम करना चाहिए, फिर हर बार हर कैंपेन के लिए अलग इन्फ्लुएंसर के पास जाना चाहिए? नहीं यार, आई थिंक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स बहुत जरूरी है, लेकिन वो बहुत केयरफुली सोच कर करनी चाहिए। बट अगर आप अच्छा पार्टनर ढूंढ लेते हो, राइट, तो आपको लॉन्ग टर्म बहुत फायदा होता है। एंड आई थिंक
उसको उसमें सिर्फ छोटी चीज ना देखे कि हमने पैसे दे दिए और कर लिए। से फॉर एग्जांपल अब सुपर यू का एग्जांपल ले तो रणवीर सिंह एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसको एज इन्फ्लुएंसर नहीं यूज किया, उनको पार्टनरशिप में रखा। तो सुपर यू और रणवीर सिंह का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग है एंड एट द सेम टाइम ब्रांड भी स्ट्रांग है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स नहीं कर रहे, वो बहुत ही रेलेवेंट नीश ऑडियंस वाले अच्छे इन्फ्लुएंसर्स जो फिटनेस को थोड़ा प्रमोट करते हैं उनको यूज करके भी मार्केट कर रहे हैं। सो इट्स रणवीर सिंह एंड द ब्रांड एंड मेनी मेनी माइक्रो मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स एज वेल। सो इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक थिंग जो आपको करना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंसर्स पे डिपेंडेंट पूरा नहीं होना चाहिए, बट डेफिनेटली आई थिंक वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है अगर आप कंबाइन करके मिलके चले तो। ओके एक गेम करता है मिथ और फैक्ट। मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा तो आपको बताना है वो फैक्ट है या फिर एक मिथ है। एक स्टेटमेंट है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिर्फ पैसों वालों का गेम है। मिथ। ओके फॉलोअर्स ज्यादा मतलब सेल्स ज्यादा। बिल्कुल मिथ, एब्सोल्युटली डिसएग्री विद इट। पेड एड्स के बिना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। ग्रो स्टार्ट हो सकता है, ग्रोथ आ सकती है, लेकिन स्केल करने के लिए एड्स आर इम्पोर्टेंट। बट पूरी डिपेंडेंसी ऑन एड्स अगेन एक लेवल तक ही रह सकता है, स्केल नहीं कर सकता। ओके शार्क टैंक पे आना मतलब ब्रांड ऑलरेडी सक्सेसफुल। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। बहुत सारे ब्रांड्स शार्क टैंक पे आने के बावजूद भी फेल होते हैं। सो आई थिंक ऐसा नहीं है, मिथ। ओके एआई फ्यूचर में मार्केटिंग एजेंसीज को रिप्लेस कर देगा। आई थिंक अगर जिस तरह से आज हम एजेंसी मॉडल को देखते हैं उसको तो डेफिनेटली रिप्लेस कर देगा। डेफिनेटली फील दैट, बट एआई के थ्रू एजेंसी मॉडल विल आल्सो पिवट इनटू समथिंग लार्जर। तो इफ एज एन एजेंसी आप एक छोटी सी चीज करके दे रहे हैं, दैट वोंट बी सफिशिएंट। आपको पूरा बड़ा जितना ज्यादा लार्जर चंक ले पाए ऑफ द वर्क, राइट? कि अगर आप सिर्फ डिजाइन, एक दो डिजाइन के पैसे लेते हैं, एक दो एडिट्स के पैसे लेते हैं तो नहीं चल पाएगा। लेकिन आप एक लार्जर अगर वर्क लें कि आप पूरा एंड टू एंड ब्रांडिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग, सारा कुछ उनका एक डिपार्टमेंट में आप समझ लीजिए एक डिपार्टमेंट का लोड ले लेते हैं, तब एआई डेफिनेटली आपको एजेंसी को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। सो इट इज अ टू एज स्वॉर्ड आई फील। ओके कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी ब्रांड के लिए काफी सारा पैसा लगा दिया और रिजल्ट जीरो मिला हो? जीरो या फिर बहुत ही कम? ऐसा हुआ है एक्चुअली, काफी बार होता भी है। लेकिन व्हाट आई हैव रियलाइज कि बहुत शॉर्ट स्पेंड करके इफ आपको पहले टेस्ट करना चाहिए, तो ये स्टार्टिंग में गलती हुई आई थिंक। तो मुझे लगता है कि आप अगर छोटा मार्केट टेस्ट करेंगे और आपको जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आप जिस तरह स्केल करते हैं कंटेंट, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सो अगर छोटी छोटी स्टेप्स को लेकर आगे बढ़े, देन आई फील यू कैन डेफिनेटली अचीव अ लार्जर गोल। सो यस, हुआ है ऐसा स्टार्टिंग में, वो अलग बात है, वी वर एबल टू रिकवर दैट अगेन लेटर जर्नी में। बट हाँ, शुरू में थोड़ा सा, बिकॉज आप मार्केट टेस्ट कर रहे होते हैं, कोई भी नया बिजनेस होता है, सो दे शुड हैव द करेज टू बर्न सम मनी, क्योंकि बर्न करोगे तभी यू विल अर्न। करेक्ट। बाकी कोई सिंपल टिप जो एक बिजनेस ग्रो करने के लिए आप देना चाहो? यार मार्केटिंग करिए। आई फील सबसे बड़ी टिप ये रहेगी कि आज की डेट में डिसेंट प्रोडक्ट तो होना बेसिक चीज है, लेकिन अगर आप डिसेंट प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट है, लेकिन आपकी मार्केटिंग अच्छी है, और किसी का ग्रेट प्रोडक्ट है लेकिन मार्केटिंग पुअर है, तो जिसकी मार्केटिंग बेटर है वो विन करेगा आज की डेट में। सो मार्केटिंग को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल मानिए, एंड एज इटको एक्सपेंस की तरह मत देखिए, सी इट एज एन इन्वेस्टमेंट। एंड मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करने का कभी कभी डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता चलता, बट लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी, इसके बारे में काफ़ी लोग आजकल बात कर रहे हैं, तो आपकी जो बी रोलिंग मीडिया है वो भी शायद इसमें इन्वॉल्व है, काफ़ी कुछ प्रोवाइड कराती है, तो इसके बारे में थोड़ा सिंपल वर्ड में बताइए, क्योंकि हर किसी को पता नहीं इसके बारे में, ये होता क्या है? सो आईपीज देखिए, बहुत सालों, आईपी बहुत सिंपल शब्द है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है? सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एनीथिंग दैट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ कंपनी, दैट इज लाइक, अब वो राइटिंग हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज
मोस्टली जैसे पहले के टाइम में हम देखते थे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कम्स टू बी जो इंडिविजुअल की होती थी, जैसे अगर मेरी आवाज है और मैं इसको आईपी बनवा दूं तो कोई और भी मेरे परमिशन के बिना यूज नहीं कर पाएगा और ये मेरी आईपी है। या मेरे को भी छोड़ के अमिताभ बच्चन को लीजिए, तो अमिताभ बच्चन ने अपनी वॉइस लाइसेंस कराई हो तो वो उनकी आईपी है। अगर कोई क्रिएटर है से राज शमानी, अगर एक बहुत बड़ा क्रिएटर है तो फिगरिंग आउट उसकी आईपी है जो उसने बनाई और उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, राइट। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम एक तरह से पहले इंडिविजुअल्स पे थी, अब वो धीरे धीरे कंपनीज की होती जा रही है। फॉर एग्जांपल मार्वल, तो स्पाइडरमैन है या आप कह लो आयरन मैन है, ये सब आईपीज है मार्वल की। सिमिलरली सुपरमैन हो गया, बैटमैन हो गया, ये डीसी की आईपीज है, उनके कैरेक्टर्स है, दे आर ओन्ड बाय देम। तो कोई उनकी परमिशन के बिना उसको मोनेटाइज नहीं कर सकता, यूज तो फिर भी कर लेते हैं, उस पर पैसा नहीं कमा सकता क्योंकि वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, कमर्शियल पर्पस से यूज नहीं कर सकता। करेक्ट, ओरिजिनल उनकी ओरिजिनल ओनरशिप नहीं है। वैसे ही आईपीज अब जो फ्यूचर है मार्केटिंग का, उसमें ब्रांड्स को अपनी आईपीज बनानी पड़ेंगी विच आर जस्ट नॉट डिपेंडेंट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्रांड है, से कॉफी जैसे है, कॉफी का ब्रांड है, तो उनकी अलग अलग आईपीज क्या हो सकती है। एक तो उनका ब्रांड नेम वगैरह वो उनकी आईपी है कि अगर कॉफी का नाम ले ले, सपोज स्लीपी आउल का ले लेते हैं एग्जांपल, तो स्लीपी आउल एक आईपी है उनकी। उनका फाउंडर है तो फाउंडर की जो पर्सनल ब्रांडिंग होगी उसकी आईपी होगी, करेक्ट। लेकिन एक तीसरी डायरेक्शन देखने को हमें मिल रही है विच इज कि कंटेंट के थ्रू, सोशल मीडिया कंटेंट के थ्रू आईपीज बनाई जा रही है। तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने निखिल कामत है। तो अगर आप निखिल कामत को देखिए तो वो खुद अपने ब्रांड को एक आईपी की तरह मानते हैं। निखिल कामत ब्रांड एक आईपी, राइट। सिमिलरली जीरोधा जो है वो बिजनेस है, उनकी अलग अलग सोशल मीडिया आईपीज हैं, जैसे यूट्यूब चैनल है 01/Zerodha, करेक्ट। तो वो एक अलग आईपी है, इन द सेंस वो अलग तरह का कंटेंट बना रहे हैं जो सिर्फ 01 उसके लिए स्टैंड करता है। ओके। सिमिलरली अगर 01/Zerodha एक अलग आईपी है, निखिल कामत एक अलग आईपी, और WTF को उन्होंने एक अलग आईपी की तरह बना दिया, WTF फंड, जिसमें वो एजुकेशन और स्कूलिंग और इन सब की बातें कर रहे हैं। सो मल्टीपल लेवल्स पे अब आईपीज बन रही हैं, और ब्रांड्स और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेसन है वो ये है कि अब फ्यूचर विल बिलोंग टू दोज हु बिल्ड आईपीज थ्रू सोशल मीडिया। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे आप लिशियस देख लीजिए, उनकी वो भी सोशल मीडिया आईपी बना रहे हैं। ग्रो है, वो सोशल मीडिया आईपी बना रहे हैं। सो ब्रांड्स विल नाउ इन्वेस्ट इन लॉट ऑफ बिल्डिंग आईपीज, एंड दैट विल, बिकॉज ऑफ एआई एंड एवरीथिंग, दैट विल नॉट जस्ट बी कि यार एक कैंपेन आईपी बना दी, कि एक आईपी कैंपेन करा और छोड़ दिया, राइट। अब इट विल बी अ लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग एसेट, कि एक उनका ऐसा यूट्यूब चैनल है that is not talking about anything but उनकी नीश से relevant है, so that brands don't just rent attention through ads but start owning it, right। उस ownership को हम IP की तरह देखते हैं, और वो I think future of content है, और वो in fact अब शुरू हो गया है। तो I think that's a golden opportunity on which brands should definitely invest on। अगर किसी के पास IP है फिर भी कोई कॉपी कर ले तो उसको क्या करना चाहिए? See, IP को कॉपी करने का दो चीजें हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली इट्स अ गुड साइन कि कुछ आप अच्छा कर रहे हो तभी कोई कॉपी कर रहा है, वन। सेकेंडली आई थिंक अगर आप कोई आईपी है और उसे आप अगर प्रॉपरली लाइसेंस के थ्रू, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन के थ्रू, लीगल चीजों के थ्रू लेके जाए, देन उसको कॉपी शायद कोई एक दो बार कंटेंट के लिए कर लेगा ना, इट्स ओके, बट उसको उतना इजीली मोनेटाइज नहीं कर पाएगा आपकी परमिशन के बिना। तो आई थिंक अगर आप लीगल रूट के थ्रू एक अच्छी आईपी बनाएंगे सो आपको उसका एडवांटेज होगा। एक गेम करता है रैपिड फायर, ठीक है। रील्स या फिर यूट्यूब? यूट्यूब। ओके। ऑर्गेनिक या फिर पेड? ऑर्गेनिक। माइक्रो इन्फ्लुएंसर या फिर सेलिब्रिटी? माइक्रो इन्फ्लुएंसर। ब्रांड पे फोकस या फिर पर्सनल ब्रांडिंग? पर्सनल ब्रांडिंग। ओके। डेटा या फिर गट फीलिंग? डेटा। वायरल होना या फिर कंसिस्टेंट रहना? कंसिस्टेंट रहना। हर बिजनेस को इंस्टाग्राम पर आना चाहिए या फिर नहीं, आपको क्या लगता है? क्योंकि आजकल रील्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। आई थिंक आना तो चाहिए, लेकिन उस पर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आई थिंक इंस्टाग्राम से एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी सोर्स बन गया है, क्योंकि कोई भी अगर आपका कस्टमर कोई भी चीज़ जाके खरीद रहा है, चाहे वो आपकी सर्विस हो, आपका प्रोडक्ट हो, वो तभी खरीदेगा, वो जाकर पहले
वेबसाइट चेक करता है, तो वेबसाइट हो ना, अगर ना भी हो तो इंस्टाग्राम चेक करता है आप कैसा कंटेंट डाल रहे हो, आपके ब्रांड से एंगेज करता है, राइट। सो इंस्टाग्राम शुड बी देयर, बट उस पर सोल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, आपको हर तरह का कंटेंट हर जगह बनाना चाहिए, इज व्हाट आई फील। अभी जैसा आपने बताया कि एआई जो है ना, अभी जिस तरह की मार्केटिंग चल रही है उसको रिप्लेस कर सकता है, तो अभी जो एआई को आप देख रहे हो, आपको क्या लगता है कि एआई जो है कंपटीशन दे रहा है या फिर आपकी मार्केटिंग इजी कर रहा है? नहीं यार, अभी तो आई फील मार्केटिंग इजी ही कर रहा है। अब अगर आप बिना अपनी बुद्धि लगाए एआई को कहीं भी यूज करोगे ना, तो वो बहुत एवरेज काम दे रहा है, ये मैंने देख लिया है, क्योंकि वो एक डेटा पर ट्रेंड है। मैंने जो हमने अपने कंटेंट में भी ऑब्जर्व किया जब हम एआई यूज करते हैं, कि एआई एक डेटा पर ट्रेंड है और उसी तरह का आउटपुट दे रहा है। लेकिन अगर आपकी एज अ ब्रांड, एज अ क्रिएटर, एज अ क्रिएटिव पर्सन अपनी वॉइस नहीं है ना, तो वो एक जेनेरिक तरह से निकल जाएगा। बिकॉज building a brand is not about just one of things, it is about being consistent throughout। जैसे कि तो AI को यूज करके आप अपनी वॉइस को बार बार एलिवेट कर सकते हो, बार बार बड़ा बना सकते हो। लेकिन AI के थ्रू आप अगर सिर्फ एक बार कुछ करके ऐसे छोटा वो देखेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो आई फील आपको AI यूज करना चाहिए टू स्केल थिंग्स, टू मेक थिंग्स फास्टर, टू डू थिंग्स क्विकली। लेकिन जो थिंकिंग और क्रिएटिव का जोन है, आई थिंक जो आपकी वॉइस है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, और वो वॉइस तो आपकी खुद के ओपिनियन, थॉट्स और फीलिंग्स और क्रिएटिव चीज़ों से ही निकल के आएगी, इज व्हाट आई फील। ओके, कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कोई टिप? सी डिपेंड करता है कि किस तरह का बिजनेस है, बट आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, आपको अपने प्रोडक्ट से ज़्यादा ऑडियंस से ऑब्सेस्ड होना जरूरी है, आपके कस्टमर से ऑब्सेस्ड होना जरूरी है, आपके क्लाइंट से ऑब्सेस्ड होना जरूरी है, कि क्लाइंट की क्या ऐसी नीड या विश या वांट है जिसको आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू फुलफिल कर पाओगे। और वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग अपने प्रोडक्ट में ही इतना ऑब्सेस हो जाते हैं, अपनी सर्विस में इतना ऑब्सेस हो जाते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि यार मेरे कस्टमर को, मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए, राइट। कि अगर सपोज मैं एक एजेंसी चला रहा हूँ, तो मैं बार बार अगर ये बोलूँ कि यार हम बेस्ट, दुनिया के बेस्ट 5 एडिट दे देंगे, हमें आप इतना कॉस्ट दे दो, शायद ब्रांड को उससे फर्क नहीं पड़ता बेस्ट एडिट से, राइट। उनके लिए एक वन ऑफ द फैक्टर है। लेकिन अगर आप ब्रांड को ये बोलो कि यार हम कंसिस्टेंटली आपको ऐसे एडिट्स देंगे जिससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, जिससे आपका ब्रांड ट्रस्ट बढ़ेगा, जिससे आपकी एक ऑडियंस बढ़ेगी, दैट्स व्हाट अ ब्रांड केयर्स अबाउट। सिमिलरली अगर आपका कोई प्रोडक्ट है किसी भी तरह का, आप चाहे साड़ी बेच रहे हो, चाहे कपड़े बेच रहे हो, आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि यार मेरा जो कस्टमर है उसको मैं किस तरह का फीलिंग, वांट, नीड, उनकी वो कैसे सेटिस्फाई कर रहा हूँ, और फिर अपने प्रोडक्ट को उस डायरेक्शन में पोजीशन कीजिए और उसके बाद मार्केटिंग शुरू करिए। सबसे पहला स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द कस्टमर, टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट, टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर को क्या चीज चाहिए, और उसके बेसिस पे आप अपनी पूरी कम्युनिकेशन रखिए। फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा पर्सोना है, इस तरह की चीजें हैं, ये कस्टमर किस तरह की चीजें कंज्यूम करता है। फिर दैट विल डिफाइन कि आपका प्लेटफॉर्म किस तरह का होगा, कि वो इंस्टाग्राम होगा, यूट्यूब होगा, वो ऑफलाइन होगा, वो एड्स होंगी, वो टीवी एड्स होंगी, वो सेलिब्रिटी होगा, वो इन्फ्लुएंसर होगा, वो सब सेकंड पे आएगा। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर मेरा कहाँ है, वहां पे जाके आप कंटेंट बनाइए, मार्केटिंग करिए। कि अगर से फॉर एग्जांपल अगर आपका B2B कस्टमर है, आपका कोई सेम बंदा, लेकिन आप उसको कुछ ऐसा बेच रहे हैं कि सपोज आप IT टेक कंपनी है और अपने टेक सॉल्यूशंस सेल कर रहे हैं। सो टेक सॉल्यूशंस अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना सकते हैं, हो सकता है उससे कोई ट्रैक्शन आए, लेकिन आपका मेन कस्टमर तो एडमिन डिपार्टमेंट है, राइट। तो उसको अगर आपको सेल करना है अपना प्रोडक्ट या सर्विस, तो आप लिंक्डइन पे कंटेंट बनाइए ज़्यादा, लिंक्डइन को ट्रैक करिए ज़्यादा, राइट। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपका कस्टमर, आपका ऑडियंस का क्लाइंट किधर है, और आप उसके अराउंड कंटेंट बनाइए, फिर आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे रिलेशनशिप में लॉयल्टी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसी तरह ब्रांडिंग में भी होती है, चाहे ब्रांड के लिए कस्टमर हुआ या फिर आपकी एजेंसी के लिए आपके क्लाइंट्स हुए, तो कस्टमर को लॉयल कैसे बनाया जा सकता है? सी आजकल लॉयल्टी आई थिंक बिल्कुल मिसिंग है। आई डोंट थिंक आज की डेट में ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट करती है।
एक टाइम था जब ब्रांड लॉयल्टी बन जाती थी थ्रू एड्स आप अच्छा कंटेंट डालते रहे, अच्छी स्टोरी टेलिंग करते रहिए. तो जैसे से अ फेविकॉल वाज मेड, राइट, इट वाज एन एडहेसिव, येट अ फेविकॉल वाज मेड बिकॉज ऑफ, और तब एक ब्रांड लॉयल्टी आई लोगों में. आज की डेट में लोगों के पास ब्रांड लॉयल्टी बहुत कम है, राइट, और बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर कस्टमर को इनिशियल लाना. कंपैरेटिवली एड्स के थ्रू इजियर हो गया है, लेकिन रिटेंशन इज द वेयर विक्ट्री इज, राइट, जो आपने बोला ब्रांड लॉयल्टी के बाद. सो ब्रांड लॉयल्टी बनाने के लिए आई थिंक फ्यू थिंग्स दैट ब्रांड्स कैन डू इज, वन, आई थिंक गिव इतना वैल्यू इन कंटेंट, वेदर इट्स एजुकेशनल, वेदर इट्स एंटरटेनमेंट, आपकी नीश के हिसाब से आपको इतनी वैल्यू देनी अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर को, कि इतना एंगेज हो जाए कस्टमर कि वो आपका फैन बन जाए थ्रू कंटेंट. वन. सेकंड, उसको एक कम्युनिटी का पार्ट फील कराइए, राइट. ट्राई टू क्रिएट अ कम्युनिटी अराउंड द नीश ऑफ योर सर्विस और योर प्रोडक्ट और व्हाट कस्टमर इज इंटरेस्टेड इन, राइट. उसके अराउंड एक ऐसा वैल्यू ड्रिवन आप मार्केटिंग करिए जिससे कस्टमर इसके लिए ना आए कि यार ये मेरा प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है उसे, आपको उसको एक इमोशन, एक फीलिंग, एक पार्ट ऑफ समथिंग बेचना है. एंड ऑब्वियसली थर्ड इज आईपीज. आप इस तरह आईपीज बनाइए अपनी कि पर्सन स्टेज फॉर द कंटेंट एंड व्हाट पीपल वांट. क्योंकि आज की डेट में लोगों को एकदम समझ आता है यार कि यार ये बेच रहा है, एंड पीपल डोंट माइंड बीइंग सोल्ड टू एज लॉन्ग एज यू डू इट इन अ वेरी क्रिएटिव एंड एंगेजिंग वे. पीपल वांट एंगेजमेंट फर्स्ट, उसके बाद बेच भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो ऑडियंस को एंगेज करना is very important, and that can happen through when you genuinely don't try to sell them anything, genuinely try to add value through either education, through either storytelling or through either entertainment. और ये बहुत ज़रूरी हो गया आज की डेट में. इससे पर्सन एक्चुअली आपका ब्रांड लॉयलिस्ट बनता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल गली लैब्स है, राइट, एंड उनकी इतनी कोर, इतनी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है दैट you know brands, आज के डेट में जो नए ब्रांड्स हैं, they are giving so big competition to a brand like Nike. आज के डेट में Nike Gen Z's का टॉप उसमें होता भी नहीं, राइट, जबकि Nike ने ब्रांड बिल्डिंग की मास्टर क्लास पढ़ाई है हमें. Nike has taught us how to build brands. लेकिन बिकॉज ऑफ सम वॉट एवर रीजंस इंटरनली आज की डेट में नाइकी उतना रेलेवेंट नहीं हो पा रहा बिकॉज दे हैव नॉट बीन एबल टू अडेप्ट टू द न्यू जनरेशन. एंड बिकॉज न्यू जनरेशन डजंट वांट कि हाँ ठीक है ये सब है, बट व्हाट मोर आर यू डूइंग फॉर मी एज अ ब्रांड. आप मेरे लिए क्या ऐसी चीज कर रहे हो जिससे मैं आपसे बार बार कनेक्ट करूं, राइट. एंड आई थिंक वो ही चीज है जो दैट कैन गिव यू ब्रांड लॉयल्टी, जो थोड़ी बहुत आ सकती है. बिकॉज आज के डेट में इतनी ऑप्शंस है कि लॉयल होना बहुत मुश्किल हो गया है, कपल्स के लिए भी और ब्रांड्स के लिए भी. एआई जो है ना, इन्फ्लुएंसर्स भी बनते जा रहा है. आपको पता ही होगा एआई इन्फ्लुएंसर्स, और काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रांड्स जाती है उनके पास और अच्छे से मार्केटिंग भी करता है. तो आपको क्या लगता है जो रियल इन्फ्लुएंसर्स है उनको ये रिप्लेस कर सकता है क्या? एब्सोल्युटली. आई थिंक जो चीज़ इन्फ्लुएंसर्स ने सेलिब्रिटीज के साथ की, वही सेम चीज़ एआई इन्फ्लुएंसर्स के साथ करेगा. सो कंपटीशन तो आने वाला है इन्फ्लुएंसर्स के लिए, क्योंकि अभी भी हम देखें तो कहीं कहीं आइडेंटिफाई हो जाता है अच्छा ये नकली है, ये है. बट एक तो ये टेक्नोलॉजी बेटर होती रहेगी, दैट्स नंबर वन. तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे रियल इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंसर फर्स्ट. सेकंड इज अगर आप कर भी लें लोगों को नहीं फर्क पड़ता. अगर आप ऐसे एआई इन्फ्लुएंसर्स के कमेंट्स वगैरह देखेंगे, अगर आपकी स्टोरी जेन्युइनली एंगेजिंग है, आप एंटरटेन सच में कर पा रहे हैं, पीपल डोंट केयर. वो लोग फॉलो कर रहे हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को और वो प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं और वो ब्रांड कोलैब्स भी कर रहे हैं. सो दिस इज रियल. And I think that is what is very, very important to observe कि AI influencers will give a tough competition to influencers. So influencers have to, the one thing that influencers might have, which AI influencers don't, is kind of authenticity. तो अपनी authenticity को maintain करना as an influencer आपके लिए और important होगा. But हाँ, कंपटीशन डेफिनेटली आ रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स से. देयर इज ऑलरेडी आ चुका है, इनफैक्ट देयर इज नो डाउट अबाउट इट. और काफी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी बढ़ चुकी है, क्योंकि कुछ लोग फेस लेके नहीं आना चाहते सामने, फेसलेस कुछ कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं. एआई इन्फ्लुएंसर का यूज करके आ सकता है. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर किसी में क्रिएटिविटी हो और वो सामने नहीं आ पा रहा, वो एआई इन्फ्लुएंसर यूज करके दे कैन जेन्युइनली प्ले अराउंड अ लॉट. काफ़ी लोग जो है कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि बेस्ट टाइम क्या है. तो आपको क्या लगता है बेस्ट टाइम क्या है? यार ये तो बड़ा ही ऐसे तो, जैसे हमेशा एक मैं स्टेटमेंट कहीं पढ़ी थी कि
the best time to start anything was yesterday, right? Right. The second best time to start is today, Right now. right now. तो और कोई ऑप्शन नहीं है. हाँ शायद आप 10 साल पहले कर रहे होते तो डेफिनेटली बेटर रिजल्ट आते, ईजियर थी चीज़ें, बट आज से 5 साल बाद तो और टफ ही होंगी. तो सेकंड बेस्ट टाइम इज राइट नाउ. तो अभी शुरू करिए कंटेंट बनाना, अभी शुरू करिए ब्रांड मार्केटिंग को और बढ़ाना, अभी शुरू करिए अपनी आईपीज बढ़ाना. आई थिंक दिस इज द सेकंड बेस्ट टाइम इज राइट नाउ एंड दैट्स व्हाट इट इज. और कुछ टिप देना चाहते हो जो अभी स्टार्ट करना चाहे, आपसे मोटिवेट हो गया कि भाई आज ही मैं शुरू कर रहा हूँ? सी अगर आप मेरे से मोटिवेशन की बजाय आई जस्ट फील कि इट इज डेफिनेटली हार्डर. आप अपनी जर्नी को किसी से कंपेयर मत करिए. आप मार्केटिंग करके कंटेंट बनाना चाहते हैं, आप खुद कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, किसी से कंपेयर मत करिए. अपनी वॉइस रखिए एंड जस्ट डू इट इन द सेंस ऑफ कि इट शुडंट बी समथिंग दैट यू आर नॉट. आप इट शुड बी ऑथेंटिक टू यू. कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि यार अगर सपोज मैं अच्छा डांसर नहीं हूँ और मैं डांस वाला कंटेंट बनाने लग जाऊं तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक लिमिट तक ही कर पाऊंगा. द कंटेंट शुड कम टू यू ऑर्गेनिकली, इजीली फ्लो करना चाहिए, जो कंसिस्टेंटली आगे तक भी कर पाए. करेक्ट. कि आपको उसके लिए ओवर मेहनत नहीं करनी पड़ रही. आपकी ऑथेंटिसिटी शुड बी देयर एंड वही आपकी नीश बनती है. यू आर योर नीश, राइट? सो यस क्रिएटिविटी डालनी पड़ेगी, यस आप इंडस्ट्री को देखते रहिए, यस कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट कैन यू इम्प्रूव, सारी चीजें हैं. लेकिन जो आपका कोर है एज अ क्रिएटर, एज अ ब्रांड, वो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी नीश को वही करिए जो आपकी स्ट्रेंथ्स है और जो आपको नेचुरली आता है. अगर आपको एंटरटेनमेंट ज्यादा आता है नेचुरली, आप एंटरटेन करिए. कोई एजुकेशन ज्यादा आती है, आप एजुकेशन करिए. आपको स्टोरी बतानी ज्यादा अच्छी आती है तो स्टोरी बताइए. बट क्योंकि यही 3 डायरेक्शंस है, तो इसी के जोन में आप क्या कर सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए मिक्स मल्टीपल थिंग्स टुगेदर. बहुत लोग आजकल ये कर रहे हैं कि आप अगर सपोज आपको कुकिंग का कंटेंट बनाना है तो कुकिंग भी करिए और साथ में स्टोरी भी सुनाइए, राइट? कुकिंग भी कर रहे हैं तो एजुकेट भी करिए, राइट? ये चीजें अगर आप मिक्स करेंगे, दैट आई थिंक क्लिक्स अ लॉट फास्टर देन एनीथिंग एल्स. एक मार्केटिंग का क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा लंबा है तो आप बताना. मैं आपको कुछ सिनेरियोज देता हूँ, ठीक है? 3 बिजनेसमैन है, ठीक है? एक जो है उसकी शॉप है, किराना स्टोर है, उसका एक फिक्स बजट है, XYZ कुछ भी हो सकता है. तो उसको अपनी मार्केटिंग के लिए क्या करना चाहिए उस बजट में? बजट आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर लो. ओके. सी अगर कोई किराना शॉप वाला है तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि क्योंकि मार्जिन्स बहुत टाइट हो रहे हैं और ऑफलाइन स्टोर है, तो वो अपने फ़ोन से वीडियोस बनाए. ठीक है. बेसिक इंस्टाग्राम, यूट्यूब सीख ले, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे जाए, अपना फ़ोन रखे. स्क्रिप्ट आइडियाज़ आजकल सब AI से जनरेट हो सकता है बेसिक आइडिया के लिए, लेकिन अपना बैठे दुकान पे उसके 2-3 ऑप्शंस है वो कर सकता है. एक तो बैठ के हर माल का दाम बता सकता है, उसकी कुछ जर्नी बता सकता है, वो एंटरटेन करते हुए अपने कस्टमर से कैसे बात कर रहा है कुछ वैसा कर सकता है. लेकिन एक चीज़ जो मैं किसी किराना शॉप को मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि देखिए कुछ प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है उनका, बहुत सारी किराना शॉप्स है एवरीथिंग. सो जो किराना शॉप ओनर है उसकी पर्सनैलिटी को वो अगर बाहर लेके आए, राइट, अपने कैसे उस दुकान के बारे में कुछ बताए या कुछ ऐसे कॉमेडी करे, कुछ एंटरटेनिंग करे अपने लड़कों के साथ, है ना, अपने स्टाफ के साथ, वो बहुत अच्छा निकल के आएगा. तो आई थिंक अपना कंटेंट, पर्सनल ब्रांडिंग जिसे कहते हैं, और एक तरह का EGC, एम्प्लॉय जनरेटेड, कि वो अपनी टीम के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ऐसी अगर कंटेंट अगर कोई किराना शॉप वाला बनाएगा तो बहुत अच्छा चलने का चांस है. तीसरी चीज वो कर सकता है विच इज द फ्यूचर, जो एक बहुत बड़ी चीज आने वाली है, विच इज लाइव शॉपिंग, जो अभी तक इंडिया में नहीं फटी है लेकिन बाहर बहुत ज्यादा इट हैज रियली ब्लोन अप. तो लाइव शॉपिंग एक बहुत बड़ा वो है जिसको लेके अगर वो लाइव स्ट्रीम करे अपनी दुकान और उस पर हर प्रोडक्ट बताए, ये इतने का है, इतने का बेच रहे हैं, 2+1 का ये है, ये 2+1 का ये है, और वहीं से ऑर्डर ले, राइट, तो उनका बहुत तगड़ा ब्रांड बनेगा. लाइव ऑडियंस को बहुत ट्रस्ट करते हैं लोग, क्योंकि वो लाइव जो भी बंदा जा रहा है वो फेक नहीं कर सकता, तो उनको बहुत ट्रस्ट मिलता है. सो आई थिंक लाइव शॉपिंग का एक बहुत नया जोन है जिसको कोई भी किराना शॉप वाला अगर वो यूज करे
वो धीरे धीरे दे विल बिल्ड अ वेरी लॉयल ऑडियंस एंड उनको सही में फेमस हो सकते हैं वो अपनी नीश में। मैं खुद जो है ना गांव से आता हूँ, तो काफी सारे जो है ना कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं जिनकी छोटी छोटी शॉप्स है। करेक्ट। तो काफी सारे फॉलोअर्स हो गए ऑर्गेनिक कंटेंट से ही, कुछ Correct. उन्होंने मार्केटिंग नहीं की, और मुझे पता है कि अच्छा ये भी एक शॉप है जहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलता है, तो अगली बार मुझे जाना होगा, मुझे दिमाग में होगा कि वहाँ ये मिलता है। करेक्ट तो ये चीज मैंने रियलिटी में देखी है। एग्जैक्टली। और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर कोई ऑनलाइन कुछ मार्केटिंग करना चाहता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल के लिए किसी ने स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है, ठीक है, मार्केट में नया, फिक्स बजट है, उसको क्या कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए? अगर कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट है और उसने ऑनलाइन लॉन्च किया है, करेक्ट, ठीक है, ऑर्डर्स ऑनलाइन होने, आई थिंक सबसे पहले तो उन्हें एड्स पे जाना चाहिए। दे शुड क्रिएट एड्स, और एड्स के थ्रू एड्स के थ्रू उनको परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके सेल्स लानी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग दे हैव टू डू, सो दैट परफॉर्मेंस मार्केटिंग से उनको एक्चुअल जो कहते हैं कि सेल्स आनी शुरू होंगी, उनके नंबर्स दिखेंगे, और फिर पैरेलली उसके साथ वो अपना कंटेंट इंजन बिल्ड करें, जो बेसिक कंटेंट डाले शायद स्टार्टिंग में अपने ब्रांड के बारे में, जो कंटेंट शायद एड्स के लिए बना रहे हैं वही बनाए, थोड़ा सा प्रोडक्ट रिलेटेड। फिर पैरेलली वो क्या कर सकते हैं कि दे कैन स्टार्ट शोइंग द प्रोडक्ट एज अ लाइफस्टाइल। कोई इमोशन डालिए उसके साथ कि कोई किस तरह की ऑडियंस उनके प्रोडक्ट्स ले रही है, उसके बेसिस पे थोड़े बहुत इन्फ्लुएंसर को लैब्स करिए, और उस प्रोडक्ट को लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है वो, एंड व्हाट दैट प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर, उसको दिखाइए। एंड उसके बाद देन दे कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग द बिहाइंड द टीम्स वाला कंटेंट या पर्सनल ब्रांडिंग वाला कंटेंट। इस तरह का कंटेंट कर सकते हैं, इज व्हाट आई फील। अगर कोई सर्विसेज सेल कर रहा है, वैसे तो उसके लिए भी सेम ही रहेगा आंसर? नहीं, एक्चुअली नहीं, सर्विसेज के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट वाले में ना मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी उनको। प्रोडक्ट वाले में इन्फ्लुएंसर्स को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट वाले में उन्हें आईपीज भी इवेंचुअली बनानी पड़ेंगी थोड़ा, टू स्टैंड फॉर दैट इमोशन एक लेवल ऑफ सर्टन लेवल के बाद। लेकिन सर्विसेज में आई थिंक फर्स्ट इट हैज टू बी फाउंडर लेड एंड एजुकेशन लेड, कि अगर फाउंडर सामने भी नहीं आना चाहता तो वो एजुकेशन दे अपनी सर्विस के बारे में, राइट, बहुत ज़्यादा, एंड अपनी टीम को भी लेके आए, वो भी थोड़ा फन वे में, उस वे में। आई थिंक सर्विसेज के केस में थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि कोई टैंजिबल प्रोडक्ट नहीं है। सो जो बेनिफिट ऑफ योर सर्विस है उसके अराउंड कंटेंट बनाइए, फीचर के अराउंड नहीं, बेनिफिट के अराउंड, कि आपके इस सर्विस यूज करने से दूसरे की लाइफ में क्या बेनिफिट आएगा, उसको दिखाइए, उसको कुछ एक्टिंग करके दिखाइए, कुछ अलग अलग तरीकों से उस कंटेंट को यूज करिए। आई थिंक दैट विल बी वेरी रेलिवेंट फॉर अ सर्विस बेस्ड बिजनेस than a product based business, and more of LinkedIn and YouTube will be relevant for a product based. I think Instagram and YouTube shorts and influencers are more relevant. तो अगर आप लोग ब्रांड शुरू कर रहे हो तो शायद आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, या फिर कंटेंट क्रिएटर हो या फिर शुरू करना चाहते हो तो भी काफ़ी कुछ जानने को आपको मिला होगा। बाकी आप कुछ ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो? नहीं यार, ऑडियंस के साथ तो आई थिंक आई वुड जस्ट लाइक टू से कि आज की डेट में इट इज़ बिकमिंग ईजियर टू स्टार्ट मार्केटिंग, तो आप मार्केटिंग शुरू करिए, बिल्कुल करिए। इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट टू स्केल मार्केटिंग एंड बिल्ड अ ब्रांड, राइट। अभी जैसे मैं जोमेटो के एग्जाम्पल से बात करते हैं, तो आई थिंक जोमेटो क्योंकि अपनी इंडस्ट्री में नंबर 1 और 2 है, इसलिए लोग पीपल नो इट, तो वो स्पेंड करते हैं मार्केटिंग में एंड एवरीथिंग। बट अगर जोमेटो जैसे 10-20 आ जाए, जैसे आपने ब्रांड लॉयल्टी की बात की, तो क्या जोमेटो का उतना ट्रस्ट रह पाएगा, पता नहीं, क्योंकि वो ब्रांड बिल्डिंग पे इतना नहीं कर पाए हैं। अगर आप उनका कंटेंट देखेंगे तो सब बहुत तारीफ करते हैं उनकी मार्केटिंग की, विच इज जेन्युइनली गुड, मार्केटिंग इज ग्रेट उनकी। लेकिन now they have also realized this, so what say they are also doing the same thing कि वो पर्सनल ब्रांडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दीपेंद्र गोयल हर जगह जाकर बात कर रहा है, राइट। सेकंड चीज़ वो कर रहे हैं कि अभी उन्होंने जैसे एक एड कैंपेन किया था, इसमें शाहरुख खान, जसप्रीत बुमराह था, और उसमें एक इंस्पिरेशनल टोन उन्होंने दिखाई थी, राइट। सो वो जोमेटो एकदम से टोन क्यों चेंज की उन्होंने, क्योंकि उन्हें भी रियलाइज हुआ कि एक ब्रांड रिकॉल एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, राइट। एंड बिकॉज वो सिर्फ जोमेटो एक फूड में शायद लीडर है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट भी बनते जा रहे हैं, वो बहुत सारी मार्केट्स में जा रहे हैं, तो दे नीड दैट
एक्स्ट्रा बिट ऑफ इमोशन एंड कनेक्ट. अगर आप डिस्ट्रिक्ट एज जो वो है उसका कंटेंट देखेंगे तो दे आर एक्चुअली डूइंग स्टोरी टेलिंग, अ लॉट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन देयर कंटेंट, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट को एज अ डिफरेंट ब्रांड पोजीशन कर पाए देन बुक माई शो. क्योंकि बुक माई शो इतने साल से कैटेगरी लीडर था, तो उन्होंने भी कोई ब्रांड बिल्डिंग नहीं की, राइट, समथिंग दैट देयर ब्रांड स्टैंड्स फॉर बियॉन्ड व्हाट देयर सर्विसेज फॉर. सो वो एलिमेंट लाना बहुत जरूरी है फॉर ब्रांड्स. और आई थिंक लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग पिक्चर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल D2C ब्रांड 0 to 100 करोड़ कर लेते हैं इजी, राइट. लेकिन बूस्ट अलग चीज है, बट दैट ब्रांड रिकॉल वाला थिंग, राइट. अगर आप बोट को सब जानते हैं, लेकिन जैसे ही अमन गुप्ता एज पर्सनल ब्रांड फेमस हुआ, तो अब पीपल रिलेट बोट टू अमन गुप्ता, और वो फेस एक तरह से इमोशन डालता है. अब जरूरी नहीं है कि फेस पे ही आप सारा ब्रांड बनाओ, यू कैन हैव मल्टीपल लेयर्स ऑफ ब्रांड टच पॉइंट्स. ऑफलाइन है, इन्फ्लुएंसर्स है, IPs है, जैसे हमने बोला क्रिएटर्स है. सो वो सारे टच पॉइंट्स आपके ब्रांड के लिए होना इज वेरी वेरी क्रूशियल. एंड अगेन कीपिंग इन माइंड द ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रांड्स. सिर्फ फॉलोअर्स और नंबर, फेक मेट्रिक्स को मत चेस करिए. क्या आपको हो सकता है मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाए, बट क्या आपका वो राइट कस्टमर तक या पोटेंशियल ऑडियंस तक वो व्यू पहुंच रहा है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट. उस चीज को निकारिए मत, क्योंकि फॉलोअर्स आते रहेंगे, लेकिन क्या वो सही फॉलोअर है, करेक्ट, और वो जेन्युइनली आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड है, वो चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए व्हाइल बिल्डिंग ब्रांड्स. तो आज काफ़ी कुछ जानने को मिला. थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला और आए. और आप सभी को भी थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए. थैंक यू. बताओगे यार आप लोग, होस्ट तो आप लोग, मैं कैसे बताऊंगा ये चीज़. इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आप या आपको, ठीक है मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है तुम सोच लो, कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड रखना, ठीक है. ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हाँ लगा दो. एक सेकेंड, आंसर फिर से स्टार्ट कर.